प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हमने आरआरबी एमयू के 2019 के पेपर की 2 इकाइयों का विश्लेषण किया था, जिसमें हमने कुल 4 प्रश्नों का हल किया था। आज हम तीसरी इकाई का विश्लेषण करेंगे, जिसमें 2 प्रश्न हैं, यानी 5वें और 6ठे प्रश्न का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5वां जो क्वेश्चन था, 6ठा क्वेश्चन है, इन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। तो पिछली बार जो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आया था और एक क्वेश्चन थ्योरेटिकल आया था। 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गीता व सीता के प्राप्तांक बीकॉम अंतिम के 6 विषयों के में निम्न है। गीता 50, 65, 49, 54, 78, 82 और सीता 60, 61, 56, 54, 75 और 78। बताइए कि कौन सी लड़की अपने अध्ययन में अधिक संगत है। सवाल बिल्कुल सरल है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें प्रमाप विचलन ज्ञात करना होगा और फिर विचरण गुणांक ज्ञात करनी होगी, और उसके आधार पे हम ये पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सी लड़की है जो अधिक संगत है। तो देखिए, सबसे पहले सवाल करने के लिए जो गीता के मार्क्स दिए हुए हैं उसको हम एक्स श्रेणी मान लेते हैं, और जो सीता के मार्क्स दिए हुए हैं उसको हम वाई श्रेणी मान लेते हैं। करना क्या है कि पहले तो सीरियल नंबर लिख लेंगे दोनों के, या 1 से 6 है तो 6 विषय के सीरियल नंबर लिख लिए। उसके बाद में मार्क्स ऑफ गीता जो प्रश्न में दिए हुए हैं 50, 65, 49, 54, 78, 82 ऐसे कैसे लिख देंगे। इसके बाद में आपको विचलन ज्ञात करना है, और विचलन ज्ञात करने के लिए आपको कल्पित मानना होगा। कल्पित इसमें 65 माना हुआ है, तो आप 65 मानकर, या और भी कोई जो x की वैल्यू है उसमें से किसी को कल्पित मानकर आप क्या करेंगे, विचलन निकाल लेंगे। तो इसके विचलन आ जाएंगे 50 माइनस 65 बराबर -15, 65 माइनस 65 बराबर 0। इसी तरीके से आगे हम विचलन ज्ञात कर लेंगे और इन विचलनों का योग कर लेंगे। ये -12 आपके योग आ रहा है। योग करते समय प्लस की संख्या को अलग जोड़ेंगे, माइनस की संख्या को अलग जोड़ेंगे। दोनों का अंतर निकालकर जो अधिक संख्या का योग है उसका चिन्ह इसमें लगा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, जो ये विचलन आए हैं इसका वर्ग निकालना है, स्क्वायर ज्ञात करना है। -15 का 225 है, 0 का 0 है, -16 का 256 है, -11 का 121 है, 13 का 169 है, 17 का 289 है। इस तरीके से इसका योग कर लेंगे। इसी तरीके से सीता के जो प्राप्तांक है उसको वाई श्रेणी मानते हुए लिख लेंगे प्रश्न में देखकर। उसके बाद में सेम हमें वही विचलन ज्ञात करने हैं, और विचलन में इसमें 61 माना गया है। जो आपका कल्पित माध्य माना गया है वो 61 माना गया है। 61 के आधार पे हम वाई में से एक घटा के और आपके विचलन ज्ञात कर लेंगे। तो ये आ रहे हैं -1, 0, -6, -7, प्लस के 14 और प्लस के 17, इनका योग कर लेंगे। इसी तरीके से इन विचलनों का वर्ग करेंगे और इन वर्गों का भी हम क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। अब हमें करना क्या है, ये सारणी बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जो सूत्र लगाकर सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो x बार बराबर में हो जाएगा सिग्मा x का जो मान है आपका 378 आ रहा है। 378 में 6 का भाग देंगे, 63 आपका x श्रेणी का समांतर माध्य आ जाएगा। इसी तरीके से y श्रेणी का समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे y बार। तो इसमें भी हम सिग्मा y में n का भाग देंगे, 383 में 6 का भाग देंगे, तो आपके 63.83 आपके ये y बार आ जाएगा। उसके बाद में हमें दोनों श्रेणियों का प्रमाप विचलन ज्ञात करना है, और प्रमाप विचलन का सूत्र होता है अंडर रूट सिग्मा d² x/n माइनस में ब्रैकेट सिग्मा dx/n का स्क्वायर। तो सारणी में जो भी इनके मान हैं वो मान रखते हुए हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो सॉल्यूशन करने के बाद आपका
जो आएगा सॉल्यूशन कर लेंगे। एक्स श्रेणी का जो आपका प्रमाप विचलन आ रहा है वो आ रहा है 13.14। इसी तरीके से वाई श्रेणी में भी हम सूत्र लगाएंगे, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर वाई बटा एन माइनस में सिग्मा डी वाई बटा एन का स्क्वायर, और मान रखते हुए सेम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। और इसका सॉल्यूशन करने के बाद में जो इसका वाई श्रेणी का प्रमाप विचलन आ रहा है वो आ रहा है 9.33। इसके बाद में ये दोनों श्रेणियों के हमारे पास में प्रमाप विचलन आ गए। अब हमें विचरण गुणांक निकालना है, तो उसके लिए हमें प्रमाप विचलन में समांतर माध्य का भाग देकर 100 से गुणा करना है। एक्स श्रेणी में 13.14 में 63 का भाग दे के 100 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 20.86%। और इसी तरीके से वाई श्रेणी में 9.33 में 63.83 का भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 14.62। इस तरीके से ये अपने पास में परसेंट आ गया। अब जो विचरण गुणांक का परसेंट कम है वही अधिक संगत होगा। इसमें आपका सीता का जो वाई श्रेणी का है वो परसेंट कम है, इसलिए सीता अधिक संगत होगी। तो ये एक इजी सवाल था जिसको आप आसानी से करके 20 अंक प्राप्त कर सकते थे। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन था वो अगला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है। इसमें अपकिरण एवं विषमता में क्या अंतर है, अपकिरण विषमता में क्या अंतर है, विषमता मापने की कौन कौन सी विधि या रीतियाँ हैं समझाइए। यहाँ इस प्रश्न को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपको अपकिरण तथा विषमता में अंतर बताना है, और दूसरा जो इसका पार्ट है विषमता ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियाँ हैं उनको आपको संक्षिप्त में समझाना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम अपकिरण का और विषमता का अर्थ लिखेंगे, उसके बाद में इनमें अंतर लिखेंगे, और अंतर लिखने के पश्चात हम जो विधियां हैं विषमता की वो विधियां लिखेंगे। तो देखिए अपकिरण का क्या अर्थ होता है। अपकिरण का मतलब होता है फैलाव, बिखराव या प्रसार से है, और किसी भी श्रेणी का कितना फैलाव है, उसमें मूल्यों का कितना बिखराव है, ये ज्ञात करने के लिए अपकिरण और इसकी माप ज्ञात की जाती है, जिसमें विस्तार है, चतुर्थक विचलन है, माध्य विचलन है, प्रमाप विचलन है, आदि चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। तो अपकिरण का अर्थ फैलाव, बिखराव या प्रसार से है। अपकिरण किसी श्रेणी के पद मूल्यों के बिखराव या विचरण की सीमा को बताता है। इसी तरीके से विषमता का अर्थ है कि किसी वितरण की सममितता से दूर हटने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, विषमता कहलाती है। विषमता का मतलब है एक तरीके से विषमता का मतलब अलग होता है कि उनमें कितना जो सममितता से दूर हटने की प्रवृत्ति मूल्यों में कितनी है वो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर विषमता ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात अर्थ लिखने के बाद में आप इनमें अंतर लिखेंगे, और अंतर लिखने के लिए सबसे पहला अंतर आप अर्थ का लिख सकते हैं। अर्थ के अंतर्गत आप बताएंगे कि अपकिरण का अर्थ आपका फैलाव, बिखराव या आपका प्रसार होता है, जबकि आपका जो विषमता का अर्थ विषमता किसी भी श्रेणी में सममितता से दूरी को क्या करती है, बताती है। तो इसके अंतर को हम देख लेते हैं। मैं यहाँ पे हम अंतर का आधार लिखा हुआ है, और अंतर के आधार पर हम इन दोनों के अंतर्गत अंतर देखेंगे। सबसे पहला अंतर आता है प्रकृति। प्रकृति के अंतर्गत अपकिरण के माप हैं जो समंक श्रेणी के विभिन्न पद मूल्यों के बिखराव या फैलाव पर प्रकाश डालते हैं, जबकि विषमता होती है वो विषमता की माप यह बताती है कि समंक श्रेणी सममित है या असममित है, अर्थात माध्य से दोनों ओर मापों के विचरण बराबर हैं या नहीं है, इसकी जानकारी हमें विषमता से मिलती है। दूसरा जो अंतर का आधार है,
अपकिरण की जो भी माप हैं वो द्विघातीय मापों पर आधारित हैं, जबकि विषमता की जो माप हैं वो प्रथम घातीय मापों पर आधारित होती है। तीसरा जो अंतर है विचरण। अपकिरण के माप से यह ज्ञात नहीं होता है कि माध्य से किस दिशा में मूल्यों का विचरण अधिक है, जबकि विषमता से विचरण की दिशा का भी ज्ञान होता है, अर्थात माध्य के दोनों भागों के विचरण की जानकारी हमें विषमता से मिल जाती है। चौथा जो अंतर है वो है निष्कर्ष। अपकिरण के सभी माप प्राय धनात्मक होते हैं, इनके जो भी मान आते हैं वो धनात्मक आते हैं, लेकिन विषमता गुणांक धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगला अंतर है परिघातों से संबंध। अपकिरण माप की जो माप होती है वो तीनों परिघातों पर आधारित होती है, जबकि विषमता के माप केवल प्रथम एवं तृतीय परिघातों के आधार पर ही ज्ञात किए जाते हैं। अगला जो अंतर है प्रसामान्य बंटन। प्रसामान्य बंटन में कुछ भी मूल्य हो सकता है, जबकि विषमता के अंतर्गत प्रसामान्य बंटन में विषमता का अभाव पाया जाता है, अर्थात मूल्य शून्य होता है। और लास्ट जो अंतर है वो है प्रदर्शन। अपकिरण की माप को चित्रों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, जबकि विषमता की जानकारी चित्र में प्रदर्शन द्वारा सरलता से ज्ञात की जा सकती है। तो ये इनमें प्रमुख अंतर थे। इन अंतर को आप डिटेल से लिखेंगे। उसके बाद में इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट आता है अपकिरण की जो विषमता की माप ज्ञात करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें 4 विधियां हैं। पहली विधि है कार्ल पियर्सन का माप। यह माप समंक श्रेणी के माध्यों की स्थिति पर निर्भर करता है। कार्ल पियर्सन की माप ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, हमें समांतर माध्य में से बहुलक घटाएंगे तो हमारे पास में निरपेक्ष माप आ जाएगी। और जब इसका गुणांक ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य में से बहुलक घटाकर और उसमें प्रमाप विचलन का भाग दे देंगे तो हमारे पास में सापेक्ष माप आ जाएगी। कहने का अभिप्राय निरपेक्ष माप और सापेक्ष माप में क्या अंतर है। निरपेक्ष माप में केवल हमें अंकीय ज्ञान होता है, तुलना करने के लिए हमें सापेक्ष माप ज्ञात करने होते हैं, सापेक्ष माप हमें निकालनी होती है। उसके बाद में दूसरा आता है आपका बाउले का माप। बाउले का माप है तो बाउले ने भी इसके लिए एक सूत्र दिया है। बाउले की माप के अंतर्गत उन्होंने जो आधार माना है, उन्होंने जो चतुर्थक विचलन है और मध्य का है इसके आधार पे इसका निर्धारण किया है। तो बाउले की विषमता माप ज्ञात करने के लिए हम Q3 में से m घटाएंगे, जो अंतर आएगा उसमें से मध्य का और Q3 के अंतर को घटाएंगे, अर्थात Q3 और Q1 को जोड़कर हम उसमें से 2m घटा देंगे। तो इस तरीके से हमें विषमता की जानकारी मिल जाएगी। तीसरा जो इसका है केली की माप। केली की माप के अंतर्गत जो हम फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, इसने शतमक को आधार बनाया है। तो शतमक को आधार बनाया है तो इसके आधार पे हम P90 और P10 को जोड़कर उसमें से 2P50 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, या D9 और D1 को जोड़कर उसमें हम 2D5 को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इस तरीके से हम इन सूत्रों का प्रयोग करते हुए इनकी माप ज्ञात कर सकते हैं। और अपकिरण की घात का विषमता का माप चौथी विधि है। तो इसमें अपकिरण की घातों पर ये आधारित है और यह विधि एक तरीके से कम प्रयोग में ली जाती है, क्योंकि इसमें गणना बहुत होती है, कठिन होती है, तो इसका प्रयोग कम होता है। तो यह विधि प्रचलन में नहीं है। इस तरीके से ये 4 विधियां हैं और 4 विधियों के आधार पर विषमता की माप ज्ञात की जाती है। तो धन्यवाद।